Hello students, welcome to Pahuja Law Academy. I am Chakshu Gupta and today in legal reasoning we are discussing IPC BNS. The class would be bilingual and क्लास में आज का हमारा टॉपिक है जनरल एक्सेप्शंस. जनरल एक्सेप्शंस ऐसे कुछ सिचुएशंस बताता है, ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस बताता है जहां पर इवन इफ एक इंसान ने ऑफेंस कमिट कर दिया उसके बावजूद उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती. क्यों नहीं मिलती पनिशमेंट? क्योंकि ये कुछ सिनेरियोज हैं, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर हम कंप्लीट डिफेंस दे देते हैं एक इंडिविजुअल को और वो कंप्लीट डिफेंस मिलने के बाद इंडिविजुअल को कोई पनिशमेंट के लिए लायबिलिटी नहीं बनती है. तो ऐसे कौन से सिचुएशंस हैं, आइए उन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं. पहली सिचुएशन, मिस्टेक ऑफ फैक्ट या बाउंड बाय लॉ. अगर कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है या फिर पर्सन को ऐसा लगता है कि दैट ही इज बाउंड बाय लॉ, इन केसेस में, इन सिनेरियोज में क्या होता है कि हम उसको डिफेंस दे देते हैं. एग्जाम्पल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर आया, उसने अरेस्ट करना था ए पर्सन को. पुलिस ऑफिसर ने ए को अरेस्ट करना था. वो जाता है, पूछता है कि ए कौन है और उसको आसपास पता करने पे पता चलता है सब लोगों ने बी को बताया कि बी ए है. तो पुलिस ऑफिसर जो है वो इसको अरेस्ट करके ले जाता है, बी को अरेस्ट कर लेता है इस धोखे में कि वो एक्चुअली में ए है. और उसने आसपास लोगों से पूछा, पूछने पर उसको सबने बी को ही ए का नाम बताया कि बी ही ए है और बी को वो लेके चले जाता है. दिस इज नथिंग बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड पुलिस ऑफिसर को कोई भी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट नहीं दी जाएगी. ठीक है. अगला सिनेरियो है बाउंड बाय लॉ. अब सपोज कीजिए कि अगर एक सोल्जर का सुपीरियर है, ऑफिसर, सुपीरियर ऑफिसर सोल्जर का कमांड देता है कि आपने पर्टिकुलर प्लेस पर फायरिंग करनी है. सोल्जर फायरिंग करता है और बहुत सारे इनोसेंट लोगों की डेथ हो जाती है. तो सोल्जर इज बाउंड बाय लॉ, बाउंड बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ. क्यों? क्योंकि सुपीरियर ऑफिसर जो है वो अगर उसकी बात उसकी कोई भी कमांड है तो जूनियर ऑफिसर जो है, सोल्जर जो है, उसको वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी ही करनी है. ठीक है. नेक्स्ट केस हमारे पास आता है कि अगर कोई एक्ट है किसी भी जज का जब वो जुडिशियली काम कर रहा है. क्या मतलब है? जजेस जो होते हैं उन्हें बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस और पनिशमेंट्स भी देने पड़ते हैं. व्हाई? बिकॉज दे आर बाउंड बाय लॉ. एंड बाउंड होने की वजह से और लॉ को हमें एप्लीकेबल करना है, उसका एग्जीक्यूशन करवाना है हमें. तो जज जो है, जब अगर मान लीजिए वो पनिशमेंट दे देता है डेथ पेनल्टी की. एग्जाम्पल है कि अगर एक जज है ए और उसने डेथ पेनल्टी दे दी, अगर उसने डेथ पेनल्टी दे दी तो उसका एग्जीक्यूशन होगा. डेथ पेनल्टी का एग्जीक्यूशन का मतलब तो एक तरीके से ये हो गया कि आपने उसको फांसी की सजा दे दी. फांसी की सजा मतलब मृत्यु हो गई एक इंसान की. तो जज अपने काम के दायरे में रहकर अगर डेथ पेनल्टी देते हैं तो उनको एक एक्सेप्शन हम दे देते हैं कि आपने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया. नेक्स्ट है हमारे पास में एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ कोई ऑर्डर या जजमेंट ऑफ कोर्ट. अगर कोई भी ऑर्डर है कोर्ट का या कोई भी जजमेंट है कोर्ट की, उसके फर्दरेंस में, उसके आगे बढ़कर हमने कोई भी काम किया, then that particular thing will not be an offense. जैसे कि अगर जजमेंट आई कोर्ट की कि हमें ए इंसान को हैंग करना है. सपोज कीजिए ये ए जो है ये एक ऑफेंडर है और इसके खिलाफ कोर्ट ने ये फांसी की सजा सुना दी है और बी जो है ये हैंगमैन है. बी जो है ये हैंगमैन है. क्या मतलब? इसने फांसी की सजा देनी है. तो हैंगमैन जो है इसको डिफेंस मिलता है यहाँ पर. क्यों? क्योंकि एक जजमेंट है कोर्ट की जिसके आगे उसने ये लिखा कि हैंगमैन को ए को फांसी की सजा देनी है. तो ये जो भी काम करेगा, एक्ट जो है हैंगमैन का, क्या वो खुद से लेके किसी को भी टांग रहा है? नहीं. वो एक काम कर रहा है, एक एक्ट कर रहा है. क्यों? क्योंकि कोर्ट का कोई ऑर्डर या कोर्ट का कोई जजमेंट आया है. इसी में हम एक और एग्जांपल समझ सकते हैं. सपोज कीजिए सी जो है वो एक पुलिस ऑफिसर है. सी एक पुलिस ऑफिसर है और ये जाता है अरेस्ट करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए जाता है डी को. तो ये जो अरेस्ट हुआ ये किसी कोर्ट के ऑर्डर की वजह से अरेस्ट हुआ. अगर कोर्ट की ऑर्डर की वजह से अरेस्ट कर रहा है पुलिस ऑफिसर तो डी जो है, डी की तरफ कोई ऑफेंस नहीं हुआ है, सी ने कोई ऑफेंस कमिट
नहीं किया है। तो अगर कोई भी कोर्ट का ऑर्डर आता है या जजमेंट आता है, उसके फर्दरेंस में कोई भी काम होता है, तो वहां पर हम कोई भी पेनल्टी, कोई भी पनिशमेंट नहीं देते हैं। अदरवाइज अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को हैंग कर दे तो उसको मर्डर की पनिशमेंट मिल सकती है। अगर कोई भी ऑफिसर, कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बिना किसी रीजन के अरेस्ट कर ले तो उसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट मिल सकती है। पर ये पनिशमेंट्स हम इसलिए नहीं देते क्योंकि यहाँ पर एक डिफेंस हमने प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक्ट बाय अ पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ। अब ये बहुत ही शानदार प्रोविजन उन्होंने हमारे लिए डाला कि हम एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा, बी आईज एंड ईयर्स ऑफ दिल्ली पुलिस, बी आईज एंड ईयर्स ऑफ दिल्ली मेट्रो, ऐसे करके आप बहुत जगह पढ़ते हैं। एंड सिमिलरली एक प्रोविजन आता है हमारे पास में सीआरपीसी में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो अब बीएनएसएस बन गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। उसमें एक प्रोविजन है हमारे पास में जहां पर वो हमें ये कहते हैं कि अगर कोई भी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी ऑर्डिनरी सिटीजन है इस कंट्री का, और वो देखता है अपने सामने एक कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हुए, कोई भी कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस अगर आपके सामने हो रहा है और आपने वो ऑफेंस होते हुए देखा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अरेस्ट करवा सकते हैं। अच्छा, क्या मतलब है इसका, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ए एक इंसान है, ए ने हाथों से गला घोट दिया बी का, सफोकेट कर दिया टू डेथ बी को, ही हैज सफोकेटेड बी टू डेथ। अब जब ए ने बी को सफोकेट कर दिया तो सी जो है वो साइड में खड़ा होकर देख रहा होता है कि यार ये क्या हो रहा है। अब सी एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, एक ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ इंडिया है, सी के पास में ये राइट है, ये पावर दी गई है बाय लॉ, क्या कि वो अरेस्ट कर सकता है ए का। अब ए का अरेस्ट करके सी ले जाता है इसको पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद में पता चलता है कि एक्चुअली बी था जो ए की डेथ कॉज करने आया था, बी था जो गन पॉइंट पर लेके आया था, ए सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा था, प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था, और ए को तो पनिशमेंट मिलनी ही नहीं थी। तो ये जो सी का एक्ट है, दिस इज जस्टिफाइड बाय लॉ, ये जस्टिफाई हो गया बाय लॉ कि उसने किसी को अरेस्ट किया तो एक एप्रीहेंशन पर करा, एक ये चीज सोच कर करा कि उसका अरेस्ट जरूरी है, कि ए को अरेस्ट करना सी के लिए जरूरी है। अब ए ने अगर मर्डर कर दिया, दैट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो अगर ऐसा ऑफेंस ए ने सी के सामने किया तो सी ने एक एक्ट किया विच इज जस्टिफाइड बाय लॉ, लॉ में उस चीज की जस्टिफिकेशन दी हुई है, एंड इसीलिए सी को कोई भी पनिशमेंट हम नहीं देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, तो हम पढ़ते हैं एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। आप एक लॉफुल काम कर रहे थे, अचानक से एक ऐसा एक्सीडेंट जैसी कंडीशन पैदा हो गई, अब आप क्या करेंगे। तो यहां पर हम ये पढ़ते हैं कि अगर कोई एक्सीडेंट का केस हो जाता है तो यहां पर हमारे पास में कोई इंटेंशन नहीं है, कोई प्रीवियस नॉलेज भी नहीं है, कोई प्रीवियस नॉलेज भी नहीं है हमें कि हम ये पर्टिकुलर एक्ट करेंगे तो इससे ये गलत काम हो सकता है। अब जैसे कि क्या मतलब है इसका, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ए जो है, इसका एक बेटा होता है बी, और इसका एक भांजा होता है, बहन का बेटा सी। ये अपने दोनों बच्चों को लेके, बी और सी को लेके जाता है कि वुड काटने के लिए हम फॉरेस्ट में जा रहे हैं, वुड काटने के लिए फॉरेस्ट में लेके जाता है। अब जब ये फॉरेस्ट में लेके जाता है तो आपने देखा होगा आरी जो होती है, एक्स जो होती है, अब ये क्या करता है, एक्स से ऐसे करके वुड काट रहा होता है, और अचानक से एक्स के ऊपर का हैचेट जो है वो पीछे उड़ता है और उड़कर सी के सर पर लग जाता है। जब एक्स का इतना भारी लोहे का शार्प ऑब्जेक्ट सी के सर पर गिरता है तो सी अल्टीमेटली उस वुंड से सकम होके उसकी डेथ हो जाती है। अब क्या ए कोई अनलॉफुल काम कर रहा था, तो नहीं, ए एक लॉफुल काम कर रहा था। क्या उसकी कोई इंटेंशन थी सी को चोट पहुंचाने की, नहीं, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी। क्या उसको कोई प्रीवियस नॉलेज थी, तो कोई प्रीवियस नॉलेज भी नहीं थी। तो जब ये सारे कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो हम ये कहते हैं कि ए को कोई भी सजा नहीं मिलेगी, ए विल नॉट गेट पनिशमेंट बिकॉज ही वाज डूइंग एन लॉफुल एक्ट, और उस लॉफुल एक्ट को करने में एक एक्सीडेंट हो गया,
उस एक्सीडेंट की सजा नहीं मिलेगी। तो इससे ये मत समझिएगा कि आप रोड पर ड्राइव कर रहे हैं और अचानक से आपने तेज स्पीड में ड्राइव करते हुए किसी को ठोक दिया या किसी की मृत्यु हो गई अगर रोड पे, तो वो वाला एक्सीडेंट भी यहाँ कवर हो जाएगा। नहीं, वो वाले केसेस पनिशेबल होते हैं, पर यहाँ पर इन चीजों की पनिशमेंट हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ही तो इंटेंशन थी और ना ही नॉलेज प्रेजेंट थी। तो ए को कोई भी चीज के लिए ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस ए ने नहीं किया। नेक्स्ट है, अगर एक एक्ट है जिसका लाइकलीहुड है कि वो हार्म कॉज कर सकता है, उम्मीद हम कर सकते हैं कि हार्म हो सकता है इस एक्ट से, पर ये एक्ट जो हमने किया ये बिना किसी क्रिमिनल इंटेंट के किया, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। और ये एक्ट हमें करना क्यों पड़ा? क्योंकि हम किसी और बड़े हार्म से बचाना चाहते थे। अब सपोज कीजिए एक शिप है जो चल रहा है समुद्र में अपने ही रास्ते पे, जो उसका डेजिग्नेटेड पाथ है वो उसी रास्ते पर चल रहा है। अब चलते चलते अचानक से क्या होता है कि उसके सामने दो लाइफ बोट्स आ जाती हैं, क्योंकि कोई और शिप सिंक किया होता है। दो छोटी छोटी लाइफ बोट्स हैं, उनमें से एक लाइफ बोट ऐसी है जिसमें 2 लोग हैं और एक लाइफ बोट ऐसी है जिसमें 10 लोग हैं। अब क्या उसका कोई क्रिमिनल इंटेंट है? यहाँ पर नहीं है, पर उसको एक हार्म बचाने के लिए, एक इंसान को बचाने के लिए दूसरे को तो डैमेज पहुंचाना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए ए शिप यहाँ है जिसमें जो बड़ा शिप है, और एक बी लाइफ बोट है जिसमें 2 लोग हैं, और सी लाइफ बोट है जिसमें 10 लोग हैं। उसको एक हार्म बचाने के लिए दूसरे को तो मारना ही पड़ेगा। तो एक हार्म क्या करेगा? एक्ट करेगा हार्म, और दूसरे हार्म को बचाने के लिए बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के अगर वो यहां पर 2 लोगों को मार देता है तो वो इस रास्ते से जा सकता है। तो सी वाला हार्म बचाने के लिए, एक दूसरा हार्म बचाने के लिए उसको एक हार्म कमिट करना पड़ेगा। एंड दिस इज ऑल्सो नोन सिंपली एज द प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। जरूरत है एक काम होने की, हार्म तो होगा, छोटा हो या बड़ा हो वो आपके उस पर डिपेंड करेगा कि आपने क्या डिसीजन लिया। इसमें हम एक बहुत फेमस केस पढ़ते हैं डडले वर्सेस स्टीवेंसन का, जिसमें क्या होता है कि 5 लोग हैं, वो एक बोट पर होते हैं। वो बोट जो है अचानक से सिंक कर जाती है, तो वो लाइफ बोट में शिफ्ट कर जाते हैं, कुछ खाने का सामान और कुछ अपने डेली नेसेसिटीज को लेकर। बहुत दिन बीत जाते हैं बट वो शोर तक नहीं पहुंच पाते, किनारे तक नहीं पहुंच पाते। तो 5 लोग में से 4 लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम 4 अडल्ट्स हैं, ये एक छोटा बच्चा है, तो वो छोटे बच्चे को मार देते हैं और उस पर फीड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि 4 लोगों का जिंदा बचना इज अ नेसेसिटी। बट यहाँ पर जब वो पहुंचते हैं शोर पर फाइनली आफ्टर सम डेज, तो वो ये देखते हैं कि शोर पर पहुंचने के बाद भी कोई रिलीफ नहीं है, क्योंकि पुलिस जो है वो उन्हें पकड़ कर ले जाती है और कोर्ट ये कहती है कि किसी की डेथ अपने आप को बचाने के लिए करना इज नॉट अ नेसेसिटी। खुद को बचाने के लिए अगर आप एक हार्म दूसरे को पहुंचा रहे हो, देन दैट विल नॉट क्वालिफाई एज नेसेसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अगर एक एक्ट हुआ बाय अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 years, तो यहां पर हमारे पास एक डॉक्ट्रिन आती है जिसे हम कहते हैं डोली इन केपेक्स। डोली इन केपेक्स का मतलब होता है कि ऐसे लोग जिनमें कैपेबिलिटी ही नहीं है, ऐसे लोग जिनमें कैपेबिलिटी ही नहीं है ऑफेंस कमिट करने की, ये सारे लोग इस कैटेगरी में आते हैं दैट दे आर डोली इन केपेक्स। एंड यहां पर हम कोई भी पनिशमेंट नहीं देते हैं। तो अगर कोई भी चाइल्ड है बिलो द एज ऑफ 7 years, 7 साल से कम की उम्र का है, तो हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि इस बच्चे को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसका इतना मेंटल एप्टीट्यूड ही नहीं है, इतनी मेंटल कैपेसिटी ही नहीं है कि ये समझ पाए कि ये पर्टिकुलर चीज ऑफेंस है या नहीं है। तो अगर एक छोटा सा बच्चा है वो खेल खेल में एक असली की बंदूक पकड़ लेता है और चला देता है, तो उस बच्चे को अगर उस बंदूक के चलने के बाद, उस पिस्टल के फायर होने के बाद दूसरे इंसान की डेथ भी हो जाती है, इवन इन दैट केस सिनेरियो द चाइल्ड विल नॉट बी लायबल। उस चाइल्ड को हम कंप्लीट डिफेंस देके चलते हैं। हम शैल प्रिज्यूम कहते हैं, हमारी प्रिजम्पशन शैल प्रिजम्पशन होती है, जिसमें हम ये मानकर ही चलते हैं कि बच्चे ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। इसी के कॉन्ट्ररी हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर डोली केपेक्स हम बात करते हैं। डोली केपेक्स का मतलब है कि शायद बच्चे की कैपेबिलिटी हो सकती है। तो अगर कोई बच्चा है जो 7 से 12 साल का है,
7 साल से ऊपर बट 12 साल से कम उम्र का है, तो हम इन बच्चों को डोली केपेक्स मानते हैं, जिनका मतलब होता है कि शायद कैपेबिलिटी हो सकती है, उस बच्चे की कैपेबिलिटी हो सकती है कि वो समझ पाए कि उसने जो काम किया वो सही था, गलत था, ऑफेंस था, नहीं था। तो इसमें हम एक केस पढ़ते हैं जहां पर वो बच्चा रोज देखता है कि उसके पिताजी जो हैं वो उसकी माताजी को मारते हैं और एक दिन वो अपने पिता को कहता है कि मैं आपको मार दूंगा अगर आपने मम्मी को मारा, और असली में वो अगले दिन चाकू लेके आता है और अपने पिता की हत्या कर देता है। यहाँ पर हम उस बच्चे की मेंटल एबिलिटी देखते हैं और ये समझते हैं कि हाँ, बच्चे में सच्ची में ये एबिलिटी थी कि वो ये क्राइम जो कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ पाए, एंड ही वाज डोली केपेक्स। वहीं ऑन दी अदर हैंड एक और बच्चा जो 10 साल का था, उसको एक बॉम्ब दिया जाता है और बोला जाता है कि एक के घर में रख के आ जाओ। वो एक के घर में बॉम्ब रख के आ जाता है और उसके बाद उसको एक चॉकलेट मिलती है उस बॉम्ब के बदले। वो बहुत खुशी खुशी वो चॉकलेट लेके अपने घर आ जाता है। जब उस बच्चे से पूछा जाता है तो ये समझ आता है कि उस बच्चे को समझ ही नहीं थी कि वो बॉम्ब का मतलब क्या होता है या उसने जो किया वो क्राइम था। तो वहां पर हम कहेंगे कि चाइल्ड इज नॉट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो डोली केपेक्स में हम ये मान के चलते हैं कि हो सकता है बच्चे को समझ आए, हो सकता है बच्चे को नहीं समझ है उस चीज की। अगर उसको समझ होती है तो उस हिसाब से पनिशमेंट मिलती है, अगर उसको समझ नहीं होती है तो उसको उस हिसाब से ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनसाउंड माइंड की। अनसाउंड माइंड का मतलब है कि कोई भी इंसान अगर ये बता सकता है कि मैं अभी एक लूसिड इंटरवल में, अगर एक इंसान है तो लूसिड इंटरवल में अगर उसने कोई काम किया, लूसिड इंटरवल का मतलब क्या होता है? लूसिड इंटरवल मतलब कि जब वो अपने करेक्ट सेंसेस में है, जब इंसान अपने करेक्ट सेंसेस में है और उस करेक्ट सेंस में वो कोई क्राइम कमिट कर दे तो वो अनसाउंड माइंड की कैटेगरी से बाहर हो जाता है। बट अगर वो परमानेंटली इंसेन है, अगर वो कंप्लीटली एंड परमानेंटली इंसेन है कि मतलब उसको कभी भी होश नहीं रहता, तो उसने जो भी काम किया दैट विल बी कंप्लीटली अंडर द जनरल एक्सेप्शंस एंड उसको कोई भी पनिशमेंट हम नहीं देते हैं। अच्छा, तो अगर किसी ने लूसिड इंटरवल में काम किया या नहीं किया ये कैसे पता चलेगा? तो हम ये देखते हैं कि जिस समय काम हुआ, जिस समय ऑफेंस कमिट हुआ, उसके टाइम ऑफ कमीशन पर, उस कमीशन से पहले ऑफेंस हुआ उससे पहले और उसके बाद उसके एक्शन से हम पता लगाते हैं कि हम ये जान पाते हैं कि उसने किस स्टेट ऑफ माइंड से काम किया। जैसे कि एक मदर है, उसका बच्चा बहुत ज्यादा रोता रहता था और वो बहुत परेशान हो गई थी कि ये बच्चा चुप नहीं हो रहा, तो वो एक बाहर से कुल्हाड़ी लेके आती है और वो अपने बच्चे का गला काट देती है और वो कहती है देखो अब ये चुप हो गया। वो अनसाउंड माइंड का डिफेंस ले सकती है क्योंकि वो समझ ही नहीं सकती कि एक्चुअली में हुआ है वो क्राइम है, ठीक है। बट वहीं पर एक दूसरा इंसान वो क्राइम कमिट करता है, घर वापस आता है, जो खून की छींटें उसकी शर्ट पर लगी होती हैं वो कपड़े धोता है और उसके बाद उन कपड़ों को जला देता है। इन सारे एक्शन से हमें ये समझ आता है कि वो अनसाउंड माइंड का नहीं है, उसको समझ है सही और गलत की। एंड इसीलिए इंसैनिटी को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं हमेशा, एक जो लीगल इंसैनिटी है और एक जो मेडिकल इंसैनिटी है। हमें लीगली प्रूव करना है कि ये इंसान, पर्टिकुलर इंसान इंसेन है, वो नहीं समझ सकता सही और गलत के बीच के डिफरेंस को। ऐसे ही कुछ डिफरेंसेस हमें मैकनॉटन के रूल से मिलते हैं। मैकनॉटन के रूल में हमें ये बताया गया कि क्या हम टेस्ट करेंगे, क्या हम चीजें देखेंगे जिसमें हमें ये बताना है कि पर्सन अनसाउंड माइंड का था या नहीं था। आगे बढ़ते हैं और हम ये पढ़ते हैं इंटॉक्सिकेशन के बारे में। इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी नशीला पदार्थ अगर आप अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। अब इंटॉक्सिकेशन दो तरीके का होता है, एक होता है वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन और एक होता है इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन का मतलब है कि आपने खुद से लिकर या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट कंज्यूम किया जिससे नशा हो सकता है। अगर आपने वॉलंटरी कंज्यूम किया है तो कोई डिफेंस आपको नहीं मिलेगा, बट अगर इनवॉलंटरी कंजम्पशन है तो डिफेंस आपको मिल सकता है। इनवॉलंटरी मतलब अनजाने में या आपके बिना समझ के आपने कोई भी इंटॉक्सिकेशन कर लिया है, देन यू विल गेट द डिफेंस। बट यहां पर एक और चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप अगर डिफेंस चाहते हैं लेना
तो इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस के लिए हमें ये बताना है कि वो मेंटल स्टेट पहले थी या बाद में थी या वो इंटॉक्सिकेशन के दौरान बनी। जैसे कि एक इंसान है, वो बी से बहुत ज्यादा परेशान है, ए जो है वो बी से बहुत ज्यादा परेशान है और वो ये सोचता है कि कभी मेरे को मौका मिलेगा ना, मैं बी को मार दूंगा। ए एक दिन इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन कर लेता है। इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन करने के बाद में ये बी की हत्या कर देता है। अब जब ये बी की हत्या करता है तो ये ए डिफेंस मांगता है इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन का। हम ये कहते हैं कि इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा डिफेंस? क्योंकि ये जो मेंजरिया था ना, जो इंटेंशन था, क्रिमिनल इंटेंशन पहले फॉर्म हो गया था और इंटॉक्सिकेशन बाद में हुआ। चाहे इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन क्यों ना हो, बट अगर इंटेंशन पहले फॉर्म हो चुका है तो आपको कोई भी डिफेंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, हमारे पास में अब कंसेंट के बहुत सारे केसेस आते हैं। यहां पर हम हमेशा बात करते हैं कि कंसेंट अगर एक इंसान की है तो वो हमेशा फ्री होनी चाहिए। किसी जोर जबरदस्ती दबाव में आकर कंसेंट कभी भी फ्री नहीं हो सकती। तो आप जो कंसेंट देना चाहते हैं या आपको जो कंसेंट मिलती है वो फ्री अगर नहीं होगी तो आपको कोई भी डिफेंस नहीं मिलता। अगर आपने कंसेंट दी कि आप एक इंजरी के फियर में है, आपको डर है कि आपको चोट पहुंच जाएगी, या फिर आपको फैक्ट का ही मिसकंसेप्शन है और आपने कोई भी कंसेंट दे दी ऐसी, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट का मतलब मैंने जो चीज बोली उसको समझा आपने गलत, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो आपको जो ये कंसेंट मिली है दैट इज नॉट फ्री कंसेंट। उस पर्टिकुलर एक्ट को हम नॉट कंसेंशुअल एक्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल, ए जो है ये एक लड़का होता है और ये अपनी गर्लफ्रेंड जो उसकी बी होती है उसको बोलता है कि हम सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बना लेते हैं और ये प्रॉमिस करता है शादी करने का। ए प्रॉमिसेस टू बी कि हम सेक्सुअल रिलेशंस इसलिए क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज आई विल मैरी यू इन फ्यूचर। ठीक है, अब ये रिलेशंस बना लेते हैं, बी गेट्स प्रेग्नेंट ड्यू टू दैट, और उसके बाद ए जो है वो मना कर देता है शादी करने से। फिर बी जो है वो कहती है कि आई डिड नॉट गिव माई कंसेंट। तो यहां पर ए कहता है नहीं, कंसेंट तो थी। तो यहां पर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट था। क्या था मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट? कि उसको नहीं पता था बी को कि ए शादी नहीं करेगा। एक फैक्ट जो गलत तरीके से दिया गया बी को, एंड इसीलिए बी की कंसेंट वुड नॉट बी फ्री कंसेंट एंड इसीलिए ए वुड बी लायबल फॉर हिज कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट कंसेंट में हम पढ़ते हैं, अगर आपने कंसेंट कर दिया हार्म पहुंचाने के लिए, अगर ऐसा सिचुएशन आया जहां पर आपने बोल दिया कि हाँ ठीक है, अगर कोई भी हार्म होगा तो उसके लिए मैं हाँ बोल रहा हूं, इसका प्रिंसिपल हम बोलते हैं, इस प्रिंसिपल का नाम है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, जिसका मतलब होता है कि अगर आपने कंसेंट दे दी तो आप बाद में ये नहीं कह सकते कि यार ये पर्टिकुलर एक्ट के लिए आप मुझे डैमेजेस दो। जैसे कि अगर आप बैठे हैं क्रिकेट स्टेडियम में, क्रिकेट स्टेडियम में एक बैट्समैन 6 हिट करते हैं और वो 6 हिट करने की वजह से जो बॉल है वो फुल स्पीड में आपके मुंह पर आके लगती है और आपको ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, तो क्या आप डैमेजेस ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? तो स्टेडियम तो बोलेगा कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपने कंसेंट दी थी, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का प्रिंसिपल लग जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर ग्रीवियस हर्ट में और डेथ के केसेस में ये पर्टिकुलर काम नहीं करती है मैग्जिम। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ नॉर्मल सी चोट लगी है या आपका हाथ या फिर मतलब ऐसे एक निशान सा पड़ गया है, उस सब चीजों के लिए, ये कोई भी छोटी मोटी चोट अगर आपको लग गई तो उन चीजों के लिए वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का प्रिंसिपल वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर एक कंसेंट दी गई गुड फेथ में और इसलिए दी गई क्योंकि एक पर्सन का बेनिफिट होना है, कंसेंट गुड फेथ में दी गई एक पर्सन के बेनिफिट के लिए, तो इस पर्टिकुलर केस में हम ये कहते हैं कि अगर सपोज कीजिए एक सर्जन है
जो सर्जरी करना चाहता है, अब अचानक से सर्जरी करते करते कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए, तो जो पेशेंट ने कंसेंट दी थी वो तो गुड फेथ में दी थी, और डॉक्टर ने जो कंसेंट ली थी वो भी गुड फेथ में ली थी, पर्सन के बेनिफिट के लिए ली थी। सपोज कर दो पेशेंट को गॉल ब्लैडर में स्टोन है और उसको पेन होता है स्टोन में, तो वो ऑपरेशन करवाना चाहता है। अब इस ऑपरेशन के लिए जो कंसेंट दी गई दैट वाज इन गुड फेथ और पेशेंट के भले के लिए थी, बट उस सर्जरी के दौरान कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर हो गई तो उसके लिए डॉक्टर लायबल नहीं होता। नेक्स्ट कंसेंट का केस है कि अगर एक कंसेंट दी गई गुड फेथ में, माइनर के लिए कंसेंट दी गई, तो माइनर तो कंसेंट देगा नहीं, गार्जियन देगा उसके लिए कंसेंट, और फर्दर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो फिर वो पर्सन लायबल नहीं होगा, डॉक्टर लायबल नहीं होगा। इसके लिए वही एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ए जो है ये एक बच्चा है 6 इयर्स का, इसका कोई ऑपरेशन होना है, इसके पेरेंट्स जो है वो कंसेंट देते हैं, हाँ बोलते हैं, ठीक है, और उसके बाद डॉक्टर ने जो ऑपरेशन किया उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गए, तो डॉक्टर की लायबिलिटी हम कहते हैं कि नहीं होगी। नेक्स्ट है, अगर कोई एक्ट है वो अपने आप में ही ऑफेंस है, तो हम कोई भी कॉम्प्लिकेशन की या कोई भी कंसेंट की बात नहीं सुनेंगे। जैसे अगर एक एक्ट है फीमेल फीटिसाइड का, अगर एक एक्ट हुआ फीमेल फीटिसाइड का कि एक लड़की थी जो अनबॉर्न चाइल्ड था, पता चल गया, डिटेक्ट कर दिया डॉक्टर ने कि ये लड़की है, और वो लड़की है इस वजह से उसका अबॉर्शन करने के लिए उसके पेरेंट्स चले गए, कितना ही जस्टिफाइड क्यों ना हो, कितनी ही कंसेंट क्यों ना हो मदर की या पेरेंट्स की, ये एक्ट जो है वो अपने आप में ऑफेंस है, एंड इसके लिए कोई भी कंसेंट का डिफेंस नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि अगर यहां पर हमने एक एक्ट किया गुड फेथ में किया, इंसान के बेनिफिट के लिए किया, बट यहां पर कंसेंट का फैक्टर मिसिंग है, यहां पर कंसेंट ही नहीं थी। जैसे इमरजेंसी में एक पेशेंट आता है जो बेहोश हो जाता है अपनी इंजरी की वजह से, और डॉक्टर कंसेंट लेने के लिए रुक नहीं सकते, तो अब उसके बेनिफिट के लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन करना शुरू किया, ऑपरेशन करते करते कॉम्प्लिकेशन हुआ और वो पर्सन ऑपरेटिंग टेबल पे ही उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर डॉक्टर ने जो काम किया वो तो गुड फेथ में किया और पर्सन के बेनिफिट, पेशेंट के बेनिफिट के लिए किया, कंसेंट लेने का ना तो टाइम था ना मौका था, तो कंसेंट ले नहीं पाए, बट इस सब में डॉक्टर ने जो काम किया दैट इज जस्टिफाइड, और इस कंसेंट के लिए हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि यहाँ पर डॉक्टर ने कोई भी इलीगल एक्ट किया, एंड हेंस यहाँ पे कंप्लीट डिफेंस मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन। अगर सपोज कीजिए एक पेशेंट है ए, ये जो है ये बहुत ज्यादा इल है, और इसको बी जो है डॉक्टर वो आके इन्फॉर्म करता है, डॉक्टर आके इन्फॉर्म करता है कि सुनिए आपके पास में सिर्फ 6 महीने बचे हैं जिंदा रहने के लिए, आपके पास सिर्फ 6 मंथ्स हैं जिसके बाद आपकी डेथ हो जाएगी। ये सुनकर ए को हार्ट अटैक आ जाता है और ए की उसी समय मृत्यु हो जाती है। ये कम्युनिकेशन गुड फेथ में हुआ था, एंड इसके लिए आप कोई भी लायबिलिटी डॉक्टर की फिक्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर एक कंपल्शन हुआ बाय थ्रेट, मान लीजिए ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ये सब लोग एक गैंग ऑफ डिकॉइट्स हैं। अब इन डिकॉइट्स ने चोरी करने का सोचा, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको एक लॉक स्मिथ दिखता है, इन्हें जेड एक लॉक स्मिथ दिखता है कि यार इससे ताला तोड़वा लेते, हमसे तो ताला टूट नहीं रहा, और इसने जोर जबरदस्ती में आकर, इसको डर था, इसको कंपेल किया गया, इसकी कंसेंट ली गई जोर जबरदस्ती से जेड की, तो जेड ने अगर उस घर का ताला खोल दिया तो जेड की कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। बट अगर जेड खुद से कहे कि अरे सुनो ताला नहीं खुल रहा तुमसे, मैं खोल के देता हूं, अब जेड की लायबिलिटी होगी। ठीक है। दूसरा कंपल्शन में थ्रेट में आता है कि मान लीजिए यहां पर ये जो गैंग ऑफ डिकॉइट्स हैं ये जेड को बोलते हैं एक ऐसा एक्ट कमिट करने के लिए कि अगर जेड तूने एक्स को नहीं मारा, अगर जेड तूने एक्स का मर्डर नहीं किया तो हम तुझे मार देंगे। अब अगर जेड एक्स का मर्डर कर देना
तो Z को कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आप कंपल्जन में डेथ या कोई भी एक्ट अगेंस्ट द स्टेट नहीं कर सकते। आप ये सोचे कि आप कंट्री अगेंस्ट वॉर वेज कर देंगे या आप किसी और की डेथ कर देंगे कंपल्जन में आके, तो उस चीज का कोई डिफेंस आपको नहीं मिल सकता। लास्ट हमारे पास में ये है कि अगर कोई भी छोटा मोटा एक्ट है, कोई भी छोटा सा हार्म है, छोटी सी इंजरी है, उसके लिए कोर्ट आपको एंटरटेन नहीं करेगा, उसके लिए दूसरे इंसान को कंप्लीट डिफेंस मिल जाएगा। सी ने डी से 50 रुपए लिए और डी अब 50 रुपए वापस नहीं दे रहा, तो अगर सी कोर्ट जाएगा ना तो डी को कंप्लीट डिफेंस मिल जाएगा, क्योंकि छोटा सा हार्म है। आज के दिन में 50 रुपए की वैल्यू ही नहीं है उतनी कि आप कोर्ट आए और लिटिगेशन में टाइम और मेहनत और एनर्जी सब स्पेंड करें, नहीं है वो टाइम, एंड इसीलिए कंप्लीट डिफेंस आपको मिल जाएगा। ये कुछ जनरल एक्सेप्शंस थे, इसके अलावा प्राइवेट डिफेंसेस भी हैं जिनमें आपको कंप्लीट डिफेंस मिलता है। एंड आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे, जहां पर हमने ये डिस्कस किया कि कौन कौन से ऐसे जनरल एक्सेप्शंस थे, ऐसे कौन कौन से एक्शंस थे जिनमें अगर आप एक क्राइम कमिट कर भी दे तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। थैंक यू।